हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर स्ट्रीम पर। तो आपको पता है कि डेली हम लोग हिंदी की, जीके की, रीजनिंग की, इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छे से सारी प्रैक्टिस भी हो रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर आपको दे दिए जाएँ। जितने भी क्वेश्चन हैं वो कम से कम 50 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। बीएड ही नहीं, इनफैक्ट सारे क्वेश्चन में, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम होता है वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, रेलवे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल कहेंगे। आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? बताइए आप लोग। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर मैं बात करूं तो 21 अक्टूबर 1943 को, क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने ये कहा था कि हम लोग अंतरिम सरकार की गठन करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप लोग। भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर मैं उसकी बात करूं तो भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो 35 साल से कम की है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन के सामने है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि निम्नलिखित धातुओं में से किसे सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। ये क्वेश्चन बीएड ने इनफैक्ट जितने भी पेपर हुए हैं लगभग बहुत सारी बार, लगभग ये सैकड़ों बार क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे या सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किस चीज़ को नहीं जानते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है लोहे के बारे में अनजान थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित शासकों में से कौन प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा करता था? कौन करता था? अशोक करते थे, कनिष्क करते थे, हर्षवर्धन करते थे या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करते थे? तो इसका जो है राइट आंसर मैं बता दूं आपको, वो हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन क्या करता था कि प्रत्येक 5वें साल पर प्रयागराज में एक धार्मिक सभा का आयोजन करता था। चलिए, तो आज हम लोग बहुत फास्ट जो है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हम लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो कुषाणों का मूल आवास क्या था, ये बताइए। पर्सिया में, मैसेडोनिया में, अरब में या चीनी तुर्किस्तान में? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सभी लोग आंसर टाइप करते हुए चलिए और मैं इसका आंसर जो है बता देता हूं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी तुर्किस्तान में, ठीक है। चीनी तुर्किस्तान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कुषाण थे उनका मूल निवास जो था वो चीनी तुर्किस्तान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या शेरशाह सूरी? बताइए सभी लोग। चलिए, तो अगर हम बात करें तो भारत में जो प्रथम जो है अफगान शासक जो था वो लोदी डायनेस्टी था। आपको पता है कि जब लोदी डायनेस्टी जब आया, यानी लोदी वंश जब आया, तभी से अफगान स्टार्ट हुआ और लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो बहलोल लोदी थे। ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर है? बाकी आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में, अच्छा ये तो हो गया ना। अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? बता दीजिए आप लोग। राजस्व प्रणाली जो है किसके हाथों में थी, या हम कहें कि वित्त मंत्रालय किसके हाथों में था? तो मैं आपको बता दूं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिसमें से अगर मैं बात बताऊं आपको तो जो बैरम खां थे, हालांकि ये इनके 9 रत्नों में से नहीं थे। बैरम खां जो थे वो अकबर के अभिभावक थे, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आप और क्लियर करिएगा, अकबर जो था ये पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, अकबर जो था एक अनपढ़ था। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाता है कि कौन सा शासक था जो अनपढ़ था, तो अकबर याद रखना है। अकबर के संरक्षक या अभिभावक कौन थे? तो बैरम खां थे। बाकी अगर मैं बता दूं कि अकबर के 9 रत्नों में से वित्त मंत्री या राजस्व मंत्री कौन थे, तो इसका नाम हो जाएगा टोडरमल हो जाएगा। बाकी मान सिंह की बात करें तो मान सिंह इनके सेनापति थे। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बड़ा है तो मैं छोटा करूंगा इसको, और बहुत ज्यादा बड़ा है क्वेश्चन। चलिए, अब आया है आपके स्क्रीन पर। इसमें आपको क्या करना है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाप करना है, और यानी जो कूट वाला शब्द होता है ना, कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन है। अब आपको बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। तो अगर मैं बात करूं ब्रह्म समाज की, चलिए देख लीजिए आप लोग, इसको मिला लीजिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो 8वें का अगर मैं बात करूं तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो बंगाल में हुई थी, ये आपको बता दूं। यानी कि ए का हो जाएगा दूसरा वाला आंसर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेद समाज की अगर मैं बात करता हूं तो वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी,
ये भी आपको यानी कि बी का हो जाएगा तीसरा। आर्य समाज की अगर स्थापना की बात करूं तो उत्तर भारत में हुई थी और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो बंबई में हुई थी। ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए, अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ उद्धृत किए गए हैं। चलिए अच्छा, ऊपर मैं बता दूं ना, कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। जैसे आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी ये दयानंद सरस्वती के द्वारा हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राममोहन राय द्वारा हुई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उद्धृत किए गए हैं, यानी आपने देखा होगा कि जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें बहुत सारी चित्र बनी हुई हैं, तो वो चित्र जो है कहाँ से ली गई हैं ये आपको बताना है। तो वो जो सारी चित्र हैं वो आपकी जातक कथाओं से ली गई हैं। बाकी अगर मैं उपनिषद की बात करूं तो जो मुंडक उपनिषद होता है वहां से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है, जो अपने अशोक चिन्ह के नीचे आप देखते हो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए, तो इसका आंसर भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10वें की अगर मैं बात करूं तो आपको इसमें बताना है कि ऐतिहासिक व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज, हर्षवर्धन, ह्वेनसांग, देवराय दो, निकोलो कोटी या अशोक मार्कोपोलो। चलिए, तो इसका जो है गलत आंसर होगा वो डी वाला ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। रीजन उसका यह है कि मार्को पोलो है वो अशोक के समकालीन नहीं है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था और मेगास्थनीज जो था सैल्यूकस निकेटर का मैं कहूँ कि एक राजदूत बनकर आया था। हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। देवराय द्वितीय के समय पर निकोलो कोटी, या हम कहें कि उनके समकालीन थे ये सारे लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव क्या था। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव क्या था, क्वेश्चन नंबर 11, और इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा की दृढ़ता। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव क्या था, तो जाति प्रथा की जो है दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है वो पुरंदर दास को कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे जो है कूट दिया गया है, इस कूट को आप लोग भरिए। ठीक है, आपको कूट वाला एक क्वेश्चन है और आपको कूट की क्वेश्चन एक जरूर मिलेगा आपके बीएड के एग्जाम में। चलिए, इससे ज्यादा छोटा हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए कि कौन किससे संबंधित है। बिरजू, अब ये जो 4 क्वेश्चन है इसमें से एक तो आ जाना है, इन्हीं 4 में से एक पूछ लिया जाएगा कि बिरजू महाराज जो हैं किस यंत्र से संबंधित हैं, या भीमसेन जोशी किससे संबंधित है, अमजद अली खां किससे संबंधित है। ये अलग अलग क्वेश्चन भी निकल कर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो बिरजू महाराज हैं वो कथक से संबंधित हैं। आपको ये चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए थी। क्लियर है, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बिरजू महाराज जो है कथक से संबंधित है। ऐसे ही मैं बात करूं अगर कंठे महाराज, तो ये आपके तबला से संबंधित है। किससे संबंधित है, तबला से। तो पहला और तीसरा यानी आंसर नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं तो भीमसेन जोशी जो है वो गायन से संबंधित है और अमजद अली खान जो है ये सरोद से संबंधित हैं। तो ये बात आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। बिरजू महाराज कथक से, कंठे महाराज आपके तबला से, भीमसेन जोशी गायन से और अमजद अली खान आपके जो हैं सरोद से संबंधित है। तो इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें से। ये क्वेश्चन अलग भी बन सकता था, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा उसका। स्वर्गीय एन.के. रंगा प्रसिद्ध थे किसके लिए। स्वर्गीय एन.के. रंगा किससे संबंधित हैं, तो जो स्वर्गीय एन.के. रंगा हैं ये व्यंग्य चित्रकार से संबंधित थे। क्लियर है, यहाँ पर स्वर्गीय एन.के. रंगा जो है व्यंग्य चित्रकार से संबंधित है, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनगिनत बार आपके बीएड में और अनगिनत बार प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, आप लोग तुरंत टाइप करना शुरू कर दीजिए। और मैं आपको बता दूं तो 15वें का जो बी आपका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, यानी मोहनजोदड़ो आपने नाम सुना होगा। इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में कहां से आए थे, ये आपको बताना है। आर्य जो है वो भारत से कहां से आए थे। आर्य सभ्यता आप सभी लोगों को पता होगा। आर्य जो है भारत में कहां से आए थे बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय एशिया से। जो आर्य थे वो केंद्रीय एशिया से आए थे। आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं
किस अवध में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवध में, द्रविड़ अवध में, वैदिक अवध में या आर्य अवध में? देखो यार एक बात तो है, आप लोग यार देखते हो वीडियो को, सब कुछ है, पसंद भी करते हो, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, ये की गलत बात है ना। सभी लोग लाइक कर दिया करो यार, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो प्लीज लाइक कर दो। अगर पसंद आ रही तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो बिल्कुल भी ना लाइक करो, जबरदस्ती नहीं लाइक करनी, लेकिन अगर आ रही पसंद में तो लाइक कर दो, ज्यादा समय नहीं लगना है, बस समय निकालकर आपको लाइक कर देना है। चलिए, किस अवध में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवध में, द्रविड़ अवध में, वैदिक अवध में, आर्य अवध में? बाकी अगर शेयर कर सकते हो तो प्लीज जो आपके ग्रुप है वहां पर भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आंसर नंबर डी, आर्य अवधि या महाकाव्य काल में। तो रामायण और महाभारत की जो रचना हुई थी वो आर्य अवध में हुई थी, महाकाव्य काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, आंसर बता दीजिए। तो आपको पता है कि गुप्त साम्राज्य जो होता है, गुप्त साम्राज्य जो होता है, इसके जो संस्थापक हैं तो कहीं कहीं पर आपको श्रीगुप्त भी देखने को मिल जाता है, लेकिन श्रीगुप्त को जो है ऑफिशियली नहीं माना जाता। उसका रीजन ये है क्योंकि श्रीगुप्त जो थे ये सामंत थे। सामंत का मतलब होता है कि किसी दूसरे राजा के अधीन थे, इसीलिए इनको ऑफिशियली नहीं माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त को माना जाता है। क्लियर है? बाकी इसमें अगर मैं बात करूं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त इसके संस्थापक थे और समुद्रगुप्त जो है इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातना देकर मार दिया था? मुगलों ने कौन से सिख गुरु को यातनाएं देकर मारा था? चलिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, काफी अच्छा क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन नंबर 19, देखो आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे फटाफट क्वेश्चन करवाने हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि सर खूब तेजी से क्वेश्चन करवाइए, तो 19 का सी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। इनको जो है मुगलों ने क्या किया था? इनको यातनाएं देकर मार दिया था। बाकी अगर मैं बात करता हूं गुरु अर्जुन सिंह की, तो अर्जुन सिंह को जो है जहांगीर ने अपने बेटे खुसरो की सहायता करने के लिए इनको मृत्युदंड दे दी थी, ठीक है। तो अर्जुन सिंह को भी याद रखना है आपको। और अर्जुन सिंह या अर्जुन देव कह सकते हो आप इनको, उन्हीं के सिख गुरु थे अर्जुन देव, इन्हीं को ही मरवा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब आपको पता है कि पानीपत की 3 लड़ाई लड़ी गई थी। एक लड़ी गई थी 1526 में, 1556 में, और एक लड़ी गई थी 1761 में। तो 3 लड़ाई हुई थी, जिसमें जो पहली लड़ाई थी 1526 से 1556 में, वो 1526 में जो लड़ाई लड़ी गई थी वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। आपको पता होना चाहिए उसी युद्ध के बाद में जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है 1526 ईस्वी में। दूसरी लड़ाई जो 1556 ईस्वी में हुई थी बेटा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वो हुई थी बैरम खां और हेमू के बीच में, ये 1556 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? ये आपको याद रखना है 1556 में। क्वेश्चन नंबर 21, शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद में रखकर कहां हत्या की थी? आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छे लग रहे हैं तो अच्छा लगाओ, ध्यान से पढ़ो। चलिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा डी, अहमदनगर। तो शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा कि संभाजी की हत्या किसने की थी? तो औरंगजेब ने की थी। और कहां पर इनकी हत्या हुई थी? तो अहमदनगर में इनकी हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गौरी कहां का शासक था? पर्सिया, अफगानिस्तान, इराक या तुर्की? बताइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। चलिए, तो अफगानिस्तान का ही ये शासक था। अगर मैं आपको बता दूं, मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का था और महमूद गजनवी भी जो है अफगानिस्तान के गजनी का शासक था। तो इन दोनों को याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा महाजनपद है जो उसकी राजधानी से सुमेलित नहीं है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो जो वज्ज है, वज्ज जो है सुमेलित नहीं है। बाकी वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, अंग की राजधानी चंपा है और काशी की राजधानी वाराणसी है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ग्रुप डी में भी हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है। जो इसके पहले ग्रुप डी की पेपर हुई थी वहां पर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ था।
निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? 24। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही पहली बार भारतीय मुसलमानों को प्रशासन में जोड़ने का काम या प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ये बताइए आप लोग, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। प्रथम महिला शासक कौन थी, इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो भी आपका आंसर रजिया बेगम होगा। और भारत की प्रथम महिला शासक पूछा जाएगा तो भी रजिया बेगम होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदेल वंश बुंदेलखंड, मौर्य वंश पाटिलपुत्र, सातवाहन वंश विजयनगर या पल्लव वंश कांचीपुरम? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सातवाहन वंश वाला सुमेलित नहीं है। बाकी चंदेल वंश जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है, सातवाहन वंश विजयनगर से संबंधित है, और पल्लव वंश जो है वो आपका कांचीपुरम से संबंधित है। क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ, ये बता दीजिए। विजयनगर जो था, जो विजयनगर साम्राज्य था, वो किस हिंदू राजवंश की पराजय से समाप्त हो गया? बहुत बढ़िया, सभी लोग लगाइए अच्छे से क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन नंबर 27 सभी लोग लगाइए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 27 लगाइए सभी लोग। चलिए, तो राम राजा जो थे जब ये समाप्त हो गए, उसी समय जो है विजयनगर साम्राज्य भी समाप्त हो गया। क्लियर है? अगर मैं बात करूं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि किस राजा के समाप्त होने पर विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया, तो याद रखना है आपको, राम राजा के समाप्त होने पर विजयनगर समाप्त हो गया था। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। मस्तानी किस शासक की प्रेसी थी? अरे यार, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, बाजीराव मस्तानी तो आपने देखी होगी यार ना। चलिए, तो ये तो बहुत ही इजी हलवा वाला क्वेश्चन हो गया है। तो मस्तानी जो थी किस शासक की प्रेसी थी? तो आंसर हो जाएगा आपका बाजीराव। क्या हो जाएगा? बाजीराव पेशवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बताइए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 29, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बहुत बढ़िया, बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो आंसर हो जाएगा आपका बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही बिहार प्रदेश को सबसे पहले जीता था। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? अगर आपको पता तो अभी हमने कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, कि जो आपका सत्यमेव जयते है ये कहां से लिया गया है? तो ये हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का देवता वरुण था, क्या था बताइए? वरुण जो है वो क्या था? शांति का अग्रदूत, शत्रुनाशक, विश्वकर्म का रक्षक या समृद्धि का देवता? क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद का देवता वरुण क्या था? चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी क्वेश्चन टाइप किया करिए। आप लोग क्वेश्चन टाइप नहीं करते हो, आप लोग क्या लापरवाही ना करिए अपनी पढ़ाई को लेकर। अगर आप एक बार क्वेश्चन का आंसर टाइप करोगे तो आपको क्वेश्चंस वैसे भी याद हो जाने हैं, ठीक है। चलिए, तो ऋग्वेद का जो देवता था वो था विश्वकर्म का रक्षक, ठीक है। क्या हो जाएगा? विश्वकर्म का रक्षक, ये ऋग्वेद के देवता थे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, सॉरी हाँ, अब इसके बाद आप देखिए 31 के बाद मैं 34 पर पहुंच गया हूं। उसका सिर्फ रीजन ये है कि 32 और 33 दो क्वेश्चन जो थे बेटा वो उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जो आज की डेट में बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 2013 और 2012 के करंट अफेयर थे, तो वो यहाँ पर लाना की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसीलिए उसको मैंने छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ जाइए आप लोग। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइए। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? वो शासक था मैसूर का। चलिए, बहुत बढ़िया, मैसूर आप याद रखिएगा, ठीक है, मैसूर का वो शासक था। क्वेश्चन नंबर 35, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था?
तो ह्वेनसांग की अगर मैं बात करता हूं तो ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो बिल्कुल क्लियर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हर्षवर्धन। और अगर मैं बात करूं तो हर्षवर्धन ही 5 साल में क्या करता था, जो हर्षवर्धन था वो हर 5वें साल प्रयागराज में एक धर्म सभा का आंदोलन करता था। हम लोगों ने आगे भी देख लिया है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लोसांग एक उत्सव है जो कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। लोसांग एक उत्सव, और ये क्वेश्चन बेटा आप कहीं पर भी लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए पूरे चांसेस बन जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। लोसांग की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, हालांकि यहाँ पर नंबरिंग गलत लिखी है 27, बाकी 37 क्वेश्चन है। ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। बताइए इसका क्या सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, हालांकि नंबरिंग गलत है यहाँ पर, लेकिन ये 37 ही है। बहुत बढ़िया। चलिए अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है कि इसमें कथन और कारण होता है, इसमें आपको दोनों देखना है। अगर दोनों सही है तो सही वाला करिए, और क्या दूसरा वाला पहले को प्रभावित करता है ये भी हमें देखना होता है, अगर आपको पता हो तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है, 100% सही है। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसलिए अशोक ने इसको नहीं जोड़ा था कि ये समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। क्लियर है? इन्होंने उसको जोड़ा था, उसका एक अलग कारण था। चलिए तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा कि ए और आर जो है दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत और पाकिस्तान नामक 2 राष्ट्रों का उदय निम्नलिखित के द्वारा हुआ। शिमला सम्मेलन, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 38, अगर हम क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान दो जो देश थे या 2 राष्ट्र थे वो कब अलग हुए थे, तो वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण हुए थे। बाकी एक आपको याद रखना है 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव याद रखना है, जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और कैबिनेट मिशन 1946 याद करना है, जिसमें 3 लोग आए थे 1946 कैबिनेट मिशन लेकर, जिसमें एक थे सर पैंथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये 3 लोग लेकर इसको आए थे, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। या अच्छा, क्वेश्चन नंबर 38 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 39, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम ब्लेवात्स्की एवं एच.एस. अल्काट। इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैडम ब्लेवात्स्की एवं एच.एस. अल्काट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बाद आपने देखा होगा 41 आ गए हैं, तो वही दिक्कत है कि 40 में भी करंट अफेयर था, और वो भी बहुत पुराना करंट अफेयर था। अगर 2020 या 19 का करंट अफेयर होता तो जरूर इंक्लूड कर देता। लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। बताइए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। कहां से प्रारंभ किया था? साबरमती से, बारदोली से, बिजोलिया से या चंपारण से? 41 का राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो 41 आप सभी लोगों को पता कि चंपारण से इन्होंने तिनकठिया प्रथा नाम की एक चीज स्टार्ट की थी, वो चंपारण से ही हुई थी, आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर मैं बारदोली की बात करता हूँ, यहाँ पर एक सेकंड, अगर मैं बारदोली की बात करता हूं तो बारदोली में क्या था? बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इससे संबंधित थे। बाकी अगर मैं बात करूं चंपारण, तो चंपारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत होने वाली कांग्रेस की महिला नेत्री कौन थी। क्वेश्चन नंबर 42, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। जो अरुणा आसिफ अली थी, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये 1942 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, और इसमें कांग्रेस की नेत्री जो थी अरुणा आसिफ अली, ये भूमिगत हुई थी। ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43 और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है,
इस प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन की संख्या इसलिए कम हो गई क्योंकि इस प्रैक्टिस पेपर में करंट अफेयर के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा से 6-7 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनको छोड़ दिया गया क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो आपका टाइम भी लॉस होता और आपको भी पता है अगर करंट अफेयर आना भी है तो 2020 और 2021 का आएगा, ना कि 2013 और 2012 का आएगा। क्लियर है? तो वो उस टाइम का करंट अफेयर था। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था ये आपको बताना है। सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कहाँ और कब गाया गया था, तो आपको मैं बता दूं कि 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो है नोट करिएगा, सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान 1911 को गाया गया था। और अगर मैं बात करूं जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो सबसे पहले कहाँ कब गाया गया था, तो 1896 में हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें आप लोगों को पता हो जाना चाहिए। चलिए बाकी अगर इसमें आपको लिखा गया है 24 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करता हूं तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को दोनों को भारत में संविधान में शामिल किया गया, ये चीज याद रखिएगा, या राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। बाकी 1896 में राष्ट्रगीत सबसे पहले गाया गया था और 1911 को राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। तो प्लीज अगर सभी को समझ में आ गया है तो प्लीज जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको 2 क्लासेस मिलेंगी, आपको हिंदी की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी और जीके की मिलेगी। हर एक प्रैक्टिस वाइज जो है टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो प्लीज जो है आप इसको सब्सक्राइब किए रहिए ताकि आपको सारी अपडेट मिल जाया करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।